राज्यसभा टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बानी, ये कहावत भारत जैसे बहुरंगी और विविध देश के लिए शब्दशः सटीक बैठती है। सैकड़ों बोलियों और भाषाओं वाले इस देश में हिंदी का स्थान अद्वितीय है। हिंदी ने न केवल पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, बल्कि आज़ादी की लड़ाई के दिनों में सबसे मुखर और मजबूत संपर्क सूत्र के रूप में काम किया। धीरे धीरे हिंदी पुष्पित और पल्लवित होती गई और आज दुनिया की चौथी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा बन गई है। सोशल मीडिया से लेकर हर नई तकनीक में आज हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हिंदी की राह में चुनौतियां भी बहुत हैं। हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज विशेष में बात करेंगे हिंदी के इतिहास और इसके सफ़र पर, और इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार और प्रसार में इसकी चुनौतियों पर भी चर्चा करेंगे। हिंदी पहले के मुकाबले बहुत बदल गई है। एक ज़माने में जिस तरह की हिंदी बोली और लिखी जाती थी, वो अब चलन से बाहर हो गई है। ज़रूरत के हिसाब से इसमें कई तब्दीलियाँ आई हैं और हिंदी में ये बदलाव दशक 2 दशक की बात नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा का एक पुराना इतिहास है। भाषा वैज्ञानिकों के मुताबिक हिंदी साहित्य का इतिहास वैदिक काल से आरंभ होता है। हालांकि समय समय पर इसका नाम बदलता रहा, कभी वैदिक, कभी संस्कृत, कभी प्राकृतिक, कभी अपभ्रंश और अब हिंदी। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की प्रचलित धारणाओं के मुताबिक प्रकृति के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी का उद्भव माना जाता है। इसे विद्यापति ने देसी भाषा कहा। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। बौद्ध धर्म की एक शाखा व्रजयान के सिद्धों जनता के बीच उस समय की लोक भाषा में अपने मत का प्रचार किया। हिंदी का प्राचीन साहित्य इन सिद्धों ने पुरानी हिंदी में लिखा। इसके बाद नाथपंथी साधुओं ने बौद्ध शांकर, तंत्र योग और शैव मतों को मिलाकर नया पंथ चलाया। उन्होंने लोक प्रचलित पुरानी हिंदी में अनेक धार्मिक ग्रंथ की रचना की। इसके बाद जैनियों की रचनाएं भी मिलती हैं। इसी काल में अब्दुल रहमान का काव्य संदेश रासक भी लिखा गया, जिसमें परवर्ती बोलचाल के निकट की भाषा मिलती है। 11वीं सदी में देशी भाषा हिंदी का रूप साफ हुआ। इस काल में राजाओं के संरक्षण में चारणों और भाटों ने रासों के रूप में प्रचलित वीरगाथा लिखी। इसी दौरान मैथिल कोकिल विद्यापति हुए, जिनकी पदावली में मानवीय सौंदर्य और प्रेम की अनुपम व्यंजना मिलती है। अमीर खुसरो का भी यही समय है। उन्होंने ठेठ खड़ी बोली में अनेक पहेलियां, मुकरियां और 2 सखुन की रचना की। इन गीतों दोहों की भाषा व्रज भाषा है। 13वीं सदी में धर्म के एक क्षेत्र में फैले अंधविश्वास को तोड़ने के लिए भक्ति आंदोलन के रूप में भारतव्यापी सांस्कृतिक आंदोलन शुरू हुआ, जिसने सामाजिक और व्यक्तित्व मूल्यों की स्थापना की। इस तरह विभिन्न मतों का आधार लेकर हिंदी में निर्गुण और सगुण नाम से भक्ति काव्य की 2 शाखाएं साथ साथ चली। इस दौरान कई बड़े ग्रंथों की रचना हुई। 18वीं सदी के आसपास हिंदी कविता में नया मोड़ आया, जो रीतिकाल के नाम से मशहूर हुआ। इसे तत्कालिक दरबारी संस्कृति और संस्कृत साहित्य से बढ़ावा मिला। तो वहीं आधुनिक काल यानी 19वीं सदी में भारतीयों का यूरोपीय संस्कृति से संपर्क हुआ। नए युग के साहित्य की प्रमुख संभावनाएं खड़ी बोली गद्य में भी थीं, इसलिए इसे गद्य युग भी कहा गया। हिंदी का प्राचीन गद्य राजस्थानी, मैथिली और व्रज भाषा में मिलता है। खड़ी बोली की परंपरा प्राचीन है। अमीर खुसरो से लेकर मध्यकालीन भूषण तक के काव्य में इसके उदाहरण हैं। अपनी उत्पत्ति के बाद से हिंदी लगातार समृद्ध होती गई और इसका रुतबा भी बढ़ता गया। आज हिंदी में कामकाज जोर पकड़ रहा है। सोशल मीडिया और नए नए तकनीक में हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें न सिर्फ हिंदी का दायरा बढ़ा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े रहे हैं। आजादी के बाद के 7 दशकों में संचार माध्यमों में हिंदी बहुत मजबूत हुई है। हिंदी के अखबारों का प्रसार बहुत तेजी से बढ़ा है और फेसबुक से लेकर ट्विटर पर हिंदी करोड़ों लोगों द्वारा पढ़ी और लिखी जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंदी का सफर अपने आप में भारत में सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास को खुद में समेटे हुए है, लेकिन जिस कठिन राह पर बिना रुके हिंदी बढ़ती जा रही है, उस पथ पर मील का पत्थर साबित हुई। इसलिए आज़ादी के बाद हमारी हिंदी को हमारी राजभाषा बनाने का भी गौरव हासिल हुआ। आइए समझते हैं हिंदी की राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप को। आजादी की लड़ाई में पूरा देश अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा था। देश के कवियों और साहित्यकारों ने अपने कलम से क्रांति से वो हुंकार भरा कि देश के युवा से लेकर हर वर्ग स्वतंत्रता पाने को व्याकुल हो गया। स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत थी एकता, और पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी ने निर्णायक भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा बताया। 1917 में गुजरात के भरूच में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने का आह्वान किया, जिसे उत्साह के साथ स्वीकृति दी गई। हिंदी के साथ सभी प्रांत के साहित्यकार और प्रभुत्व रखने वाले लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे। 1918 में महात्मा गांधी पहली बार इंदौर पहुंचे थे, जहां हिंदी सभा की अध्यक्षता उन्होंने की। इसी सभा में गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के बाद हिंदी को राजभाषा के तौर पर भी अपनाने की घोषणा की। इस पूरी मुहिम में दक्षिण भारत से भी काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी। 1947 में देश अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ। अब भाषा को लेकर सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। 6 दिसंबर 1946 में आजाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंतिम प्रारूप को मंजूरी दे दी। संविधान सभा में पुरुषोत्तम दास टंडन ने हिंदी के लिए पुरजोर वकालत की, क्योंकि राष्ट्रभाषा के चुनाव के दौरान अंग्रेजी शासन का पूरा प्रभाव देखने को मिल रहा था। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की जगह तो मिली, लेकिन राष्ट्रभाषा के तौर पर नहीं अपनाया गया, जिसे लेकर आज भी पैरवी की जाती है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर पहली बार 1953 में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। हमारी जो राजभाषा नीति है वो पूर्णतः उदारता पर आधारित है। कहीं भी कठोरता नहीं है, कहीं भी कोर्शन नहीं है। हमारी जो नीति है बिल्कुल संपूर्णतः परसुएशन अर्थात सद्भावना, गुडविल पर है। हमारे जो स्तंभ हैं राजभाषा नीति के, वो हम अपने प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर हमने इनको 8 या 9 खंडों में बांटा है। सबसे पहला जो हमारा जो स्तंभ है वो है प्रेरणा अर्थात इंस्पिरेशन। दूसरा है प्रोत्साहन अर्थात इनकरेजमेंट। तीसरा है प्रेम मतलब लव एंड अफेक्शन। चौथा है हमारा पुरस्कार, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, हम अपना जो देते हैं राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, राजभाषा गौरव पुरस्कार। उसके पश्चात हमारा 5वां प्र है हमारा प्रयोग, यूसेज। देखिए, अगर आप डिक्शनरी से हिंदी के शब्द रट लेंगे, उसको आप यूज़ नहीं करेंगे, उसका व्यवहार नहीं करेंगे लिखित अपनी फाइलों में या मौखिक भाषा में, तो सब भूल जाएंगे। तो प्रयोग बहुत आवश्यक है। इसके अलावा प्रचार और प्रसार अर्थात ट्रांसमिशन, जो में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है, और प्रसार एडवोकेसी, उसमें भी बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद में हम कहेंगे हमारा प्रबंधन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें राजभाषा विभाग की संरचना हुई, संसदीय राजभाषा समिति बनी, तो उसके संचालन से हिंदी का प्रयोग आगे बढ़ रहा है। और सबसे आखिर में प्रयास, एफर्ट्स। तो प्रयास तो हमें निरंतर करते रहना है। मैं पूर्णतः मानता हूं कि हिंदी की जो विकास यात्रा है, हमने उसमें कई लक्ष्य प्राप्त किए हैं, लेकिन अभी बहुत लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो अभी हमारा कार्य संपूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है। हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं, दृढ़ संकल्प हैं। और मुझे बॉलीवुड की वो गाना याद आ रहा है कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम, प्रोत्साहन, पुरस्कार और प्रशिक्षण की गंगा बहाते चलो। हिंदी राजभाषा बन चुकी थी, लेकिन इसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जरूरी था कि इसे राष्ट्रभाषा का भी दर्जा मिले।
14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग का गठन किया गया। 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। इसके बाद 1968 में राजभाषा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। 1976 में राजभाषा नियम बनाया गया। इसके मुताबिक तमिलनाडु को छोड़कर पूरा देश अपना कामकाज हिंदी में कर सकता है। राजभाषा के तौर पर हिंदी ने स्वाभाविक ढंग से दिलों में जगह बना ली, लेकिन इसके संरक्षण और विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। सरकार के नियमों के अनुसार तमिलनाडु को छोड़कर पूरा देश अपना कामकाज हिंदी भाषा में कर सकता है। संवैधानिक स्थिति के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों में राजभाषा हिंदी को विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, चिकित्सा, मानविकी, रेल, सूचना व प्रसारण, विज्ञान, गणित, डाक और तार में तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। हिंदी टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर, कंप्यूटर की सहायता से भी कार्यालय स्तर के काम में राजभाषा हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी की विकास यात्रा को और तेज करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हमें हिंदी का सरलीकरण करना होगा। इस मूल भावना से प्रेरित होकर हम दृढ़ संकल्प हैं और आजकल ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अर्थात सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का ज़माना है, तो हमने हमारे जो संस्थान है, प्रशिक्षण संस्थान, हमारे पास 2 प्रशिक्षण संस्थान हैं, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। इसके अलावा हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में पुणे में विद्यमान CDAC है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, उसके माध्यम से हमने एक स्मृति आधारित मेमोरी बेस्ड एप्लीकेशन की संरचना की है जिसका नाम कंठस्थ है। तो इस वर्ष हम कंठस्थ को ज़्यादा उत्कृष्ट और ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए दृढ़ संकल्प। जी हाँ, आपके यहाँ तो बहुत अच्छा हो रहा है और आपके यहाँ तो पुराना वर्जन चल रहा है हमारा। हमने इसको एक और जो वर्जन 1 था उसको 2.0 कर दिया है, उसको और उसमें हमने उत्कृष्टता लाई है। लेकिन अभी हमने देखा कि वो इतना लोकप्रिय नहीं हुआ है। तो पहले हम किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले, कार्यान्वयन करने से पहले एक उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने अभी उसको एक अनुप्रयोग के रूप में हमारे भारत सरकार के 5 मंत्रालयों में इसको शुरू करवाया है। ये पहले तो हमारा अपना गृह मंत्रालय है जो कि राजभाषा विभाग का पेरेंट मिनिस्ट्री है। उसके पश्चात जो मेरा पुराना मंत्रालय विदेश मंत्रालय, वहाँ पे कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे कंठस्थ की हम लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं। इस्पात में कर रहे हैं और राजस्व रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। इसके अलावा हम लोगों ने मोबाइल बेस्ड हमारे जो एक महाशब्दकोश की संरचना है वो भी हमने CDAC के माध्यम से की है। तो इस वर्ष का जो हमारा लक्ष्य है कि हम 4 डोमेन्स में करेंगे, तो मुझे ये बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारा जो ये 4 डोमेन्स का जो लक्ष्य था इस वित्तीय वर्ष का, हमने उसको ऑलरेडी 50% पूरा कर लिया है। हमने लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन, विधि और प्रशासन का डोमेन कवर कर लिया है। 2 डोमेन्स बाकी हैं, स्वास्थ्य और उद्योग, और उसके लिए हम आशावादी हैं कि हम लोग दिसंबर 2020 तक उसको पूरा कर लेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने हमारे जो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है उसके माध्यम से हमने हमारा जो वेब बेस्ड है, जो हमारी जो वेब बेस्ड हमारी जो साइट है राजभाषा विभाग की, उस पर हमने एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन डाली है, सरल हिंदी वाक्य कोश। तो जो हमारे प्रशासनिक शब्दावली में जो हमारे वर्ड्स काफ़ी यूज़ होते हैं, जो शब्द यूज़ होते हैं, उसका हमने दोनों हिंदी और अंग्रेजी, हमने दोनों का बायलिंगुअल और बायडायरेक्शनल हमने यूज़ डाला है। इस वर्ष का जो हमारा लक्ष्य था वो 2000 शब्दों का था, 2000 वाक्यों का था। तो हमने ऑलरेडी 3160 वाक्य इसमें हमने बना लिए हैं। सरकार ने हिंदी समेत 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है। इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दी गई है।
दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि तकनीक और ज्ञान के इस युग में हर क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा दिए जाने के लिए और कदम उठाए जाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हिंदी को अब तक वो प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई है जिसकी वो हकदार है। दुनिया की बड़ी जनसंख्या में चीनी, स्पेनिश और अंग्रेजी का प्रभुत्व साफ साफ देखा जा रहा है। हालांकि ये देखकर हिंदी प्रेमी आश्वस्त भाव में रहते हैं कि एक तरफ देश के भीतर हिंदी का संसार समृद्ध हो रहा है, उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है और साथ ही साथ विदेशों में भी हिंदी की जड़ें और गहरी हो रही हैं। दुनिया के तकरीबन 150 से अधिक देशों में 2 करोड़ से अधिक भारतीयों का बोलबाला है। अधिकांश प्रवासी भारतीय आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। लिहाजा दुनिया भर में बढ़ती भारतीयों की संख्या की वजह से हिंदी बोलने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में चीनी भाषा बोलने वालों का स्थान प्रथम और हिंदी का द्वितीय और अंग्रेजी का तृतीय है। विदेशों में 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक विश्वविद्यालयों और स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत से बाहर जिन देशों में हिंदी बोलने, लिखने, पढ़ने और अध्ययन का प्रयोग होता है उसे 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। मसलन, जहां भारतीय मूल के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। भारतीय संस्कृति से प्रभावित दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, मंगोलिया, कोरिया और जापान। जहां हिंदी को विश्व की आधुनिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप के कई देश। अरब और अन्य इस्लामी देश जिसमें भारतीयों की तादाद कम है और हिंदी का प्रयोग भी कम ही होता है। हालांकि यहाँ उर्दू का इस्तेमाल होता है जिसे हिंदी का ही अंग माना जाता है। ये जो कोरोना जो महामारी है, इसने हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी, परंतु राजभाषा विभाग ने ये ठान लिया कि हम इस चुनौती को, इस आपदा को अवसर में परिवर्तित कर देंगे। तो फिर से हमने हमारी जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, ICT है, उसके माध्यम से हमने अपना मनोबल और बढ़ाया और हमने अपना जो प्रशिक्षण है, जो कि नॉर्मल कन्वेंशनल चॉक एंड टॉक से होता है, उसमें परिवर्तित करके हमने प्रशिक्षण माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से हमने इसका अपना प्रशिक्षण कराया। अब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स तो देखिए एक विदेशी टूल है और प्रधानमंत्री जी ने अपने 15 अगस्त के भाषण में लाल किले से पूरे देश को आह्वान किया था कि अब हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हमें एक नवीन, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। उनके संबोधन से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय पूर्णतः प्रेरित है और इसी दिशा में काम करते हुए हमने ये तय किया है कि हम अब पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा जो विदेशी IT प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट टीम, उससे माइग्रेट होकर हमारा जो स्वदेशी NIC टूल है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर टूल, वीडियो डेस्कटॉप, उस पर हम लोग माइग्रेट होंगे और इस टूल के माध्यम से हम अपना प्रशिक्षण कार्य आगे बढ़ाएंगे। दुनिया में चोटी की 5 भाषाओं पर दृष्टि डालें तो हिंदी उनमें चौथे पायदान पर दिखती है। चीनी, स्पेनिश और अंग्रेजी के बाद हिंदी का स्थान आता है। अरबी, पुर्तगाली और बांग्ला इसके बाद की 3 बड़ी भाषाएं हैं। यानी चोटी की 10 भाषाओं में हिंदी के अलावा बांग्ला भी शुमार है। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये आंकड़ा आश्वस्त करने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में हिंदी 42 करोड़ 20 लाख लोगों की पहली भाषा है। भारत में अंग्रेजी को जिस स्तर पर प्रश्रय मिला, उसके बाद भी महज 2,26,449 लोगों की पहली भाषा अंग्रेजी है। आंकड़े के अनुसार भारत में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या मुट्ठी भर है। हिंदी न सिर्फ लोगों की आम बोलचाल की भाषा है, बल्कि इसका बाजार भी बहुत बड़ा है। दुनिया भर में फैलते हिंदी के बाजार के पीछे बॉलीवुड भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश की कई बॉलीवुड हस्तियों की दुनिया भर में लोकप्रियता है।
उनकी फिल्में देखी जाती हैं, उनके गाने सुने जाते हैं। यहाँ तक कि हिंदी फिल्मों में बोले गए संवाद विदेशों में बेहद चर्चित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीते कुछ दशकों में भारत और दुनिया में हिंदी को लेकर लोग संजीदा हुए हैं। आज हिंदी पूरी दुनिया में बोली जाने वाली चौथी बड़ी भाषा है। बावजूद इसके हिंदी बदलते समाज के संवाद की भाषा नहीं बन पाई है। हिंदी का रोजगार से न जुड़ पाना, भूमंडलीकरण के दौर में चुनौतियों का सामना न कर पाना हिंदी भाषियों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। दुनिया के दूसरे कोनों में पहुंच बनाने में हिंदी कामयाब हुई है। आज दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोल या समझ लेते हैं। हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि एक बाजार बन चुकी है, जिसमें साहित्य से लेकर टीवी और फिल्म जैसे बड़े कारोबार शामिल हैं। बावजूद इसके हिंदी की स्वीकार्यता के लिए अभी लंबी लड़ाई जरूरी लग रही है। जानकार हिंदी की मान्यता को लेकर अब भी परेशान दिखते हैं। खासकर भूमंडलीकरण के दौर में अंग्रेजी से प्रतिस्पर्धा हिंदी को काफी पीछे ले जा रही है। हिंदी को लेकर बहस मुबाहिसों का दौर 70 के दशक से चल रहा है। शायद ये अकेली ऐसी भाषा है जिसके लिए अलग राजभाषा विभाग और विश्व हिंदी सम्मेलनों जैसी कवायदें चल रही हैं। हिंदी को जिंदा रखने के लिए हर साल इन्हीं सम्मेलनों और सेमिनारों की खाद डालनी पड़ती है। जानकार मानते हैं कि हिंदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन सम्मेलनों की सफलता या असफलता भी है। आज दुनिया में 6000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से अकेले एशिया में ही 2200 से ज्यादा भाषाएं हैं। इन भाषाओं के बीच में खड़ी हिंदी को एक धारणा जो चुनौती दे रही है वो है करियर की। हिंदी ना पहले और ना अब लोगों को रोजगार से जोड़ पाई है। बीते वर्षों में यह समझ मजबूत हुई है कि हिंदी को अगर जेब और भविष्य से जोड़ दिया जाए तो ये अपने आप लोगों के दिल से जुड़ जाएगी। मुझे ये बहुत खुशी हो रही है आपको बताने के लिए कि हमने इस बार जो एक नया नवीकरण किया है वो ये किया है कि ई पत्रिका पुस्तकालय का विधिवत रूप से विमोचन होगा 14 सितंबर 2020 को। हमारे दोनों माननीय गृह राज्य मंत्री हैं, माननीय श्री नित्यानंद राय जी और माननीय श्री कृष्णा रेड्डी जी, और उनके ऊपर हमारे जो माननीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। इन तीनों मंत्रियों का हमें राजभाषा विभाग में बहुत ही कुशल मार्गदर्शन और प्रेरणादायक नेतृत्व मिल रहा है। तो हमने इन हाउस हमारे जो तकनीकी निदेशक हैं, हमारे जो NIC के डायरेक्टर हैं, उन सब की सहायता से इस ऐप को हमने बना लिया है। और इसमें जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, हमारे जो राष्ट्रीय उपक्रम हैं जैसे सेल है, NTPC है, पावर ग्रिड है, ONGC है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सब गृह पत्रिकाएं निकालते हैं। तो इन सब पत्रिकाओं को हम एक प्लेटफॉर्म पे ला देंगे और हमारी वेब पे ये जुड़ जाएगा। तो जो हमारे हिंदी प्रेमी हैं और जो हमारे हिंदी पाठक हैं, हाँ, वो इससे लाभान्वित हो जाएंगे। उनको वैसे तो दूसरा भी उनको मिलेगा जो फिजिकल, जैसे समाचार पत्र होते हैं, दैनिक भास्कर है और नवभारत टाइम्स है, दोनों छपता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी होता है और उसका फिजिकल वर्जन भी होता है। तो ये जितने हमारे हैं ये सब दोनों छापेंगे, लेकिन उसमें सुविधा ये होगी कि आप बैठे, घर बैठे या कहीं पर भी एक ही जगह पे आपको सारी पत्रिकाएं एक जगह पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी। और जो हमारे हिंदी प्रेमी सारे विश्व में फैले हुए हैं वो भी इससे लाभ उठा पाएंगे। हिंदी नए दौर में नया कलेवर चाहती है। हिंदी को पुरानी और परंपरागत बेड़ियों में जकड़े रखने से भी हिंदी का नुकसान हुआ है। जाहिर है मोबाइल, एप्स, इंटरनेट और गैजेट्स के जमाने में हिंदी को भी उसी तरीके में ढाला जाए तो बात बन सकती है। खासकर युवा पीढ़ी को यह जिम्मा उठाने की प्रेरणा देनी जरूरी होगी। हिंदी चुनौतियों की भीड़ में अकेली खड़ी है। हिंदी को सिर्फ भावनात्मक समर्थन ही नहीं बल्कि एक ऐसे बदलाव की जरूरत है जो इसकी दिशा और दशा तय करने में कारगर साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में बस इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप हमारा ये प्रोग्राम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी।